My dear students, welcome to Mathological. In this session, we'll be doing questions from PSS CAT examination from the topic of percentage. Start करते हैं session. And if you have not already subscribed to the YouTube channel and you are liking the content, then make sure to subscribe to it as well as share about the channel with others you know. You can also join the Telegram channel Mathological and you can message me on Telegram at ADITYAKT. First question from CAT 2023 examination. The population of a town in 2020 was 1 lakh. The population decreased by Y% from the year 2020 to 2021 and increased by X% from the year 2021 to 2022, where X and Y are two natural numbers. If population in 2022 was greater than the population in 2020 and difference between X and Y is 10, then lowest possible population of the town in 2021 क्या होगा? Pause the video and try to solve it yourself first. So, first thing that is given is population 2020 में कितना था? That was 1 lakh. Then population decreased by Y% from the year 2020 to 2021. From 2020 to 2021, the population dropped by Y%. And then from 2021 to 2022, the population increased by X%. So पहले डिक्रीज आया है Y% का, फिर इंक्रीज आया है X% का. सक्सेसिव चेंज है बेसिकली, और X and Y both are natural numbers. Okay. Additionally, it is given that population in 2022 is greater than population in 2020. Population in 2022 is greater than population in 2020. अब एक बात बताओ, if X and Y both are equal, वैसे तो इक्वल नहीं है इस क्वेश्चन में, बट अगर दोनों इक्वल होते तो पॉपुलेशन में डिक्रीज आता या इंक्रीज आता? परसेंटेज इतना तो हम समझ ही चुके हैं कि जब भी सक्सेसिव चेंज होता है, इफ बोथ परसेंटेजेस आर इक्वल, जब डिक्रीज हो रहा है और जब इंक्रीज हो रहा है, बोथ परसेंटेज आर इक्वल, इन दैट केस डेफिनेटली डिक्रीज होता है. फॉर एग्जांपल, अगर हमने 10% का पहले डिक्रीज किया, फिर 10% का इंक्रीज किया, तो नेट चेंज क्या आएगा? नेट चेंज विल बी माइनस 10 स्क्वायर बाई 100 इन परसेंट, विच विल बी माइनस 1%, यानी 1% का लॉस होगा, डिक्रीज होगा. बट यहां पे एक्चुअल में इंक्रीज आ रहा है. इन दिस केस देयर इज अ इंक्रीज. तो अगर इंक्रीज हो रहा है, दैट इंप्लाइज कि जो हम डिक्रीज परसेंटेज है हमारा y है, दैट मस्ट बी लेस देन x, बिकॉज इफ y वाज इक्वल टू x तो नेट में हमें डिक्रीज मिलता. अगर y इक्वल टू x होता, नेट में डिक्रीज होता, y x से बड़ा होता और y से डिक्रीज करें तो डेफिनेटली डिक्रीज मिलता. तो डेफिनेटली y मस्ट बी लेस देन x. क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये पार्ट क्लियर है? बिकॉज जैसे ही ये बात क्लियर है तो डिफरेंस इज ऑल्सो गिवन दैट x एंड y के बीच का डिफरेंस इज 10, and since y is less than x, तो this only means that x minus y is equal to 10. Otherwise, या तो x minus y equal to 10 होता या फिर y minus x equal to 10 होता. दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकता था, but since y is less than x, तो definitely x minus y is equal to 10. क्या ये पार्ट क्लियर है? Okay, very important that x minus y is equal to 10. Second thing that is given is, क्योंकि पॉपुलेशन हमारा ग्रेटर देन 2020 आया है, तो नेट चेंज शुड बी पॉजिटिव. Net percentage change should be positive, greater than 0. और net change आएगा क्या यहां पे? If x minus y is 10, then x becomes equal to y plus 10. So दो वेरिएबल्स की बजाय एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो. पहले डिक्रीज हुआ y% का, फिर इंक्रीज हुआ x% का, और x% इज x plus 10, y plus 10, सॉरी, x इज y plus 10, तो x% हो जाएगा y plus 10 परसेंटेज. नेट चेंज विल बी a plus b plus ab upon 100. सेकंड, अगर a% से पहले चेंज आया है, देन b% से चेंज आया है, तो नेट चेंज विल बी a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100%. और यहां पे पहले आया डिक्रीज y% से, तो माइनस y, देन इंक्रीज आया तो प्लस x इंटू माइनस y, दैट विल बी माइनस एक्स वाई अपॉन 100%. और x को रिप्लेस कर देंगे y प्लस 10 से, एंड दिस इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, सो x को रिप्लेस कर दोगे y प्लस 10 से, तो दिस बिकम्स माइनस y प्लस y प्लस 10 माइनस y प्लस 10 इंटू y अपॉन 100, एंड दैट इज पॉजिटिव वैल्यू. माइनस y से प्लस y कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस बिकम्स 10 माइनस y प्लस 10 इंटू y बाई 100, और एलसीएम ले लोगे 100, तो इफेक्टिवली दिस बिकम्स 1000 माइनस y प्लस 10 इंटू y, दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू. ओके, डिवाइड कर रहे हैं 100 से, और डिवाइड जिस वैल्यू से कर रहे हैं दैट इज पॉजिटिव, तो 100 को रिमूव भी कर सकते हो. इसेंशियली दिस बिकम्स दैट 1000 माइनस y प्लस 10 इंटू y इज अ पॉजिटिव वैल्यू.
and hence y into y plus 10, this is less than 1000. Final equation of ours. And then question is saying lowest possible population of the town in 2021 क्या होगा. और अगर lowest possible population चाहिए तो for lowest possible population y must be maximum, because y से हम डिक्रीज कर रहे हैं. पॉपुलेशन मिनिमम कब होगा 2021 में, जितना ज्यादा हमारा y होगा उतना ज्यादा डिक्रीज होगा. तो y शुड बी एज मैक्सिमम एज पॉसिबल. बट कंडीशन क्या है, दैट y इंटू वाई प्लस 10 शुड बी लेस देन 1000. दिस शुड बी लेस देन 1000. ओके, सो नाउ वी कैन पुट वैल्यूज ऑफ y. अगर हम y इज इक्वल टू लेट्स से 20 लेते हैं तो 20 into 30 इज लेस देन, दिस इज 600 which is less than 1000. So yes, y can be 20. If we take y as 30, so 30 into 40 is 1200, definitely greater than 1000. यानी कि y is between 20 and 30, 20 और 30 के बीच में है. अगर हम 25 लेते हैं, 25 into 35, this is equal to क्या वैल्यू आ जाएगा, this is 30 plus minus 5, तो this will be 30 square minus 5 square which will be 875, still less than 1000. यानी कि 25 से बड़ी वैल्यू होगा. Let us say take 27 लिया हमने, 27 into 37 क्या आएगा, this will be 32 plus minus 5, 32 square, basically 32 minus 5 into 32 plus 5. ओके, ऐसे ही प्रोडक्ट लोगे तो इजीली ले पाओगे. अदरवाइज 27 into 37 करोगे तो कैलकुलेशन अपने कॉम्प्लेक्स कर लोगे. दिस विल बी 32 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, और 32 है हमारा, 32 स्क्वायर इज 2 to the power 10 which is 1024. तो 1024 minus 25, this becomes 999 which is just less than 1000. So this is our favorite value, because यहां पे हमारा वैल्यू जस्ट सेटिस्फाई कर रहा है, और x और y नेचुरल नंबर है. तो डेफिनेटली y मस्ट बी इक्वल टू, y मैक्सिमम मस्ट बी इक्वल टू 27. जैसे ही इससे बड़ा वैल्यू लोगे, 28 into 38 करोगे, प्रोडक्ट विल ओवरशूट, 1000 से बड़ा आ जाएगा. सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल टू 27, यानी कि 27% का डिक्रीज हो सकता है एट मैक्स. सो लोवेस्ट परसेंटेज वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन इन 2021 विल बी 1 lakh minus 27,000, and hence 73,000 will be our answer. Option A. Option A will be the answer. क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा इन दिस क्वेश्चन. अच्छा, हम ये भी कर सकते थे कि जैसे ही हम इस इक्वेशन में पहुंच गए, उसके बाद में we can also proceed by options. Options में हमें क्या दिया है, पॉपुलेशन 73,000, 72,000, 75,000, 74,000. यानी कि फर्स्ट केस में y is equal to 27, सेकंड में y is equal to 28, थर्ड में y is equal to 25, एंड फोर्थ में y is equal to 26. तो कोई एक वैल्यू पिक कर लो. लेट से तुमने y equal to 25 पिक कर लिया, 25 into 35 करोगे 875 आ रहा है विच इज लेस देन 1000. तो ये सेटिस्फाई तो कर रहा है, बट क्या इससे भी ज्यादा मिनिमम हो सकता है? तो बेस्ट ऑप्शन है कि जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वहां से स्टार्ट करो, यानी कि 72,000 से स्टार्ट करो. अगर ऑप्शन से जाना है तो 72,000 है, y is equal to 28, 28 into 38 को कैलकुलेट करोगे और वहां से स्टार्ट करो. 28 into 38 विल कम आउट टू बी ग्रेटर देन 1000. 28 into 38 हमारा ग्रेटर देन 1000 आ जाएगा. फिर इसके बाद में 73,000 पे जाओगे, ऑप्शन ए पे जाओगे, और अकॉर्डिंगली हम फिर लार्जर वैल्यूज पे जाएंगे अगर ऑप्शन से जाना है तो. क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. The salaries of three friends, Sita, Geeta and Meeta, are initially in the ratio 5:6:7 respectively. In the first year, they get salary hikes of 20%, 25% and 20% respectively. In the second year, Sita and Meeta get salary hikes of 40% and 25% respectively. And the salary of Geeta becomes equal to mean salary of the three friends. तो salary hike of Geeta in the second year क्या होगा? Initial salary का ratio given है Sita, Geeta and Meeta का 5, 6, 7. 5, 6, 7 is the ratio. Okay. और 20%, 25%, 20%, यानी कि 1/5, 1/4, 1/5 का इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट ईयर में. अब क्योंकि परसेंटेज वैल्यू सिंपल है तो हम डेसिमल में भी काम चला सकते हैं. 20% का इंक्रीमेंट मिलेगा सीता को, ऑर्डर हमेशा ध्यान देना है, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली है तो सेम ऑर्डर है. तो 20% का इंक्रीज मिलेगा सीता को, 20% इज 1/5, तो 1 का इंक्रीज हो जाएगा 5 में, तो 5 + 1 विल बी 6. वैल्यू फॉर सीता विल बी 6. गीता को मिलेगा 25% का इंक्रीज, 25% इज 1/4 यानी कि 1.5 का इंक्रीज होगा, तो 6 + 1.5 विल बी 7.5. एंड देन मीता को इंक्रीज मिला है 20% 1/5 का, तो 1/5 ऑफ 7 विल बी 1.4, तो न्यू वैल्यू विल बी 8.4.
So new ratio is 6:7.5 is to 8.4. Clear? Second year में सीता एंड मीता आर गेटिंग सैलरी हाइक ऑफ 40% एंड 25% रिस्पेक्टिवली. सीता को मिला है 40% का हाइक, 10% is 0.6, 40% will be 2.4. So 6 plus 2.4 will be 8.4. New salary of सीता will be 8.4 and then हाइक दिया है मीता का. मीता का ऑलरेडी सैलरी है 8.4, 20% यानी कि 25% यानी 1/4 का हाइक मिला है यानी कि प्लस 2.1. So 10.5 will be new value. 8.4 and 10.5 are the new values for Sita and Mita. And then question is saying, very important, salary of Geeta becomes equal to the mean salary of the three friends. Mean salary of the three friends. Okay. ठीक है. तो सैलरी ऑफ गीता बिकम्स मीन सैलरी इक्वल टू मीन सैलरी ऑफ द थ्री फ्रेंड्स. तो दो फ्रेंड्स का तो सैलरी हमें गिवन है, तीसरे का यानी कि गीता का खुद का सैलरी पता नहीं है एंड दैट इज गिवन कि गीता का सैलरी इज एज गुड एज द एवरेज ऑफ ऑल थ्री. द एवरेज ऑफ ऑल थ्री. तो जब भी हमें दो फ्रेंड्स का सैलरी गिवन है या दो वैल्यूज गिवन है और थर्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज, दैट इंप्लाइज थर्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज ऑफ द टू, एवरेज ऑफ फर्स्ट टू. ठीक है, फर्स्ट टू के एवरेज के बराबर होगा. ठीक है, तभी तो टोटल एवरेज भी हमारा वही सेम आएगा. इजंट इट सो? क्या ये पार्ट क्लियर है कि अगर हमारे ऑलरेडी दो वैल्यूज हमें गिवन है, सीता की सैलरी गिवन है, मीता की सैलरी गिवन है और गीता की सैलरी इज एज गुड एज इक्वल टू मीन सैलरी ऑफ ऑल द थ्री, तो मीन सैलरी ऑफ ऑल द थ्री के बराबर अगर गीता की सैलरी है तो ऑलरेडी जो सीता और मीता का एवरेज आने वाला है वही सेम एवरेज सैलरी ही गीता की होगी, तभी तो एवरेज सेम आएगा, तभी तो एवरेज सेम आएगा. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, ऐसे समझो कि लेट्स से टोटल सैलरी ऑफ थ्री फ्रेंड्स इज 3x और गीता की सैलरी तो x है, तो सीता और मीता की सैलरी 2x होगी, तो उनका एवरेज क्या आ जाएगा? इफ सैलरी टोटल सैलरी इज 2x तो एवरेज इन देयर केस विल बी x ओनली. तो बस जो उनका एवरेज है वही सेम गीता की सैलरी है. दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. तो 8.4 प्लस 10.5 डिवाइड बाय 2 दैट विल बी 18.9 बाय 18.9 बाय 2, तो दैट विल बी 9.45. तो सैलरी ऑफ गीता विल बी 9.45. दैट इज एवरेज ऑफ दीज टू. एंड सैलरी हाइक ऑफ गीता क्वेश्चन पूछ रहा है 7.5 से 9.45 हो गया यानी कि प्लस 1.95. 1.95 का इंक्रीमेंट हुआ है, परसेंटेज टर्म्स में बताना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 और बेस वैल्यू क्या है, हमें सेकंड ईयर पे इंक्रीमेंट बताना है, तो 1.95 बाय 7.5 यानी कि 195 बाय 7.5 और 7.5 कैन बी रिटन एज 15 बाय 2, तो 195 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 2, 15 से जाएगा 13 टाइम्स 13 इंटू 2 विल बी 26%. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा. Okay. Next question. A fruit seller has a stock of mangoes, bananas and apples with at least one fruit of each type. At the beginning of a day, the number of mangoes make up 40% of his stock. 40% of his stock is mangoes. और 40% कितना होता है? That is 2/5. 2/5. तो there are three fruits: mangoes, bananas and apples. And the question is saying at the start of the day mangoes make up 40% of the stock. यानी टोटल स्टॉक अगर हमारा 5x है, बिकॉज 5 में से 2 मैंगोज है, तो अगर टोटल स्टॉक हमारा 5x है तो आउट ऑफ 5x 2x इज मैंगोज एंड 3x इज रिमेनिंग बनाना एंड एप्पल. दैट डे ही सेल्स हाफ ऑफ द मैंगोज, 96 बनानाज एंड 40% ऑफ द एप्पल्स. सो दैट डे ही सेल्स 40%, हाफ ऑफ द मैंगोज यानी कि 2x में से x मैंगोज को सेल कर दिया, x मैंगोज को सेल कर दिया, 96 बनानास को सेल कर दिया एंड 40% ऑफ द एप्पल्स. अब एप्पल्स का वैल्यू है पता नहीं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से एप्पल्स आर 5a क्योंकि उनका भी 40% लेना है, तो 5a एप्पल्स होंगे, तो आउट ऑफ 5a 40% यानी कि 2a एप्पल्स आर सोल्ड. 2a एप्पल्स आर सोल्ड. देन क्वेश्चन इज सेइंग एट द एंड ऑफ द डे ही एंड्स अप सेलिंग 50% ऑफ द फ्रूट्स. सो द टोटल सेल्स क्वांटिटी इज 50% ऑफ टोटल वैल्यू यानी कि 5x का 50% है. So this will be 2.5x. So 2.5x is equal to x plus 96 plus 2a. So this becomes 1.5x is equal to 96 plus 2a और multiply by 2. So that सारी values integer में आ जाए. 3x will be equal to 192 plus 4a. This becomes our equation in x and a. क्या ये पार्ट क्लियर है? फिर क्वेश्चन कह रहा है स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द डे क्या होगा? स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द डे क्या होगा? अब सारे के सारे फ्रूट्स तो इंटीजर होंगे, इंटीजर नंबर ऑफ फ्रूट्स तो इंटीजर ही होगा सबका,
ठीक है, सो 3x इज इक्वल टू 192 प्लस 4a आ रहा है. 3x इज द मल्टीपल ऑफ 3. दिस इज द मल्टीपल ऑफ 3. ओके, या फिर ऐसे कर लो कि 3 से डिवाइड कर लो पूरी इक्वेशन को तो भी चलेगा. 3 से डिवाइड करते इक्वेशन बन जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 192/3 प्लस 4a/3 और 192 इज मल्टीपल ऑफ 3, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना, दिस विल बी 64. सो दिस बिकम्स इक्वल टू 64 प्लस 4a/3. एंड सिंस x हैज टू बी इंटीजर, तो 4a/3 को भी इंटीजर होना है. दिस ऑल्सो हैज टू बी इंटीजर. और अगर 4a/3 को इंटीजर होना है तो a मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ 3. और a की मिनिमम वैल्यू कितना होगा, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x चाहिए. टोटल फ्रूट्स का वैल्यू स्मॉलेस्ट चाहिए, यानी 5x को हमें मिनिमाइज करना है. तो 5x तभी तो मिनिमम होगा जब x मिनिमम होगा, क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है. तो x को अगर हमें मिनिमाइज करना है, सो a मस्ट ऑल्सो भी मिनिमम. a को मिनिमाइज करना पड़ेगा बिकॉज 64 तो कांस्टेंट है. और अगर a/3 इंटीजर है तो a मस्ट बी इक्वल टू a मिनिमम इक्वल टू 3 आ जाएगा. a मिनिमम इक्वल टू 3 आ जाएगा. पुट कर दोगे तो 4 इंटू 3/3 विल बी इक्वल टू 4. तो x मिनिमम विल बी इक्वल टू 64 प्लस 4 एंड हेंस इक्वल टू 68. x मिनिमम आ जाएगा 68. और 5x की वैल्यू हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है बिकॉज टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स की वैल्यू पूछ रहा है. स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द डे. तो 5x का वैल्यू आ जाएगा, 5x का वैल्यू आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 340. दिस विल बी द आंसर. क्या ये पार्ट क्लियर है? इज दिस क्लियर? ओके, 340 हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. In an election, there were 4 candidates and 80% of the registered voters casted their votes. One of the candidates received 30% of the casted votes, while the other 3 candidates received the remaining casted votes in the proportion 1:2:3. If the winner of the election received 2512 votes more than the candidate with the second highest votes, then number of registered voters क्या होगा? तो दो चीजें हैं यहाँ पे. One thing is registered voters. Second thing is casted votes. And 4 candidates are there, 80% of the registered voters casted their votes. तो अगर total registered voters हमारे 100x हैं तो 80x casted their votes. 80% casted their votes. And one of the candidates received 30% of the casted votes. Very important. यहाँ पे गलती हो जाएगी बहुत सारे बच्चों से. क्या करोगे, 30% ऑफ द कास्टेड नहीं पढ़ोगे वहां पे और 30% टोटल कर दोगे और फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए ऑप्शन गिवन होगा. डेफिनेटली उसके लिए ऑप्शन गिवन होगा, उससे भी तुम्हारा आंसर आएगा बट गलत आंसर आएगा. ठीक है, 30% ऑफ द कास्टेड वोट्स क्या होगा, 80x का 30% यानी कि 24x. लेट अस से देयर आर 4 कैंडिडेट्स A B C D. तो A को मिल गए 24x वोट्स which is 30% of the casted votes. Other remaining candidates received the remaining casted votes in the proportion 1:2:3. 1:2:3 के रेशियो में उनको मिले हैं वोट्स. तो B C D को मिले हैं वोट्स इन द रेशियो 1:2:3. और रिमेनिंग कितना बचा है, टोटल कास्टेड वोट्स है हमारे 80x, 24x मिल गए हैं A को, तो बचे हैं हमारे 56x. 56x. 1 + 2 + 3 comes out to be 6 यूनिट्स. 6 यूनिट से हमारा 56x. सबसे ज्यादा वोट्स किसको मिले हैं, BCD में से D को मिले हैं. 3 यूनिट से जस्ट हाफ ऑफ 6x. तो अगर 6x हमारा 6 यूनिट्स है, सॉरी 6 यूनिट्स हमारा है 56x, तो 3 यूनिट्स उसका हाफ है. 3 यूनिट्स हमारा हो जाएगा 28x. तो वोट्स रिसीव्ड बाय D इज 28x. B और C के वोट्स उससे कम होंगे, क्या होंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रैक्शन में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है. इफ द विनर ऑफ द इलेक्शन रिसीव्ड 2512 वोट्स मोर देन द कैंडिडेट विद द सेकंड हाईएस्ट वोट्स, देन नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स क्या है. विनर ऑफ द इलेक्शन रिसीव्ड 2512 वोट्स मोर देन द कैंडिडेट विद द सेकंड हाईएस्ट वोट्स. तो डेफिनेटली B, C और D में से D के वोट्स ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा है. B के वोट्स C से कम है, C के वोट्स D से कम है, मैक्सिमम वोट्स है D के, और D के वोट्स इनफैक्ट A के वोट्स से भी ज्यादा है, बिकॉज A के वोट्स है 24x और D के वोट्स है 28x. तो D मस्ट बी द विनर. तो D का वोट्स माइनस A का वोट्स, दैट इज द विनिंग मार्जिन, विक्ट्री मार्जिन. तो 28x माइनस 24x which is equal to 4x, this is equal to 2512. खत्म हो गया क्वेश्चन. क्योंकि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर पूछ रहा है. लास्ट लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कास्टेड वोट्स पूछ रहा है या फिर रजिस्टर्ड वोटर्स पूछ रहा है. तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स. तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 4x हमें मिल गया है 2512. 100x चाहिए है तो मल्टीप्लाई बाई 25. तो 100x विल बी इक्वल टू 25 इंटू 25, 625, 62,500 प्लस 300, 62,800 विल बी अवर आंसर.
दिस विल बी टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स, ऑप्शन डी। ओके, और कास्टेड वोट्स पूछता तो आंसर आता 50,240, जो कि ऑप्शन में गिवन है, जो कि गिवन है ऑप्शन। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉक्स हैज 450 बॉल्स ईच बीइंग व्हाइट और ब्लैक, तो या तो बॉल्स हमारी व्हाइट है या फिर ब्लैक है। देयर बीइंग एज मेनी मेटेलिक व्हाइट बॉल्स एज मेटेलिक ब्लैक बॉल्स, तो सम बॉल्स आर व्हाइट बॉल्स, some balls are black balls, and then different type is metallic balls, and it is also given that metallic whites are as many as metallic black, so metallic white balls यानी कि white balls that are metallic are as good as black balls that are metallic, both are equal. 40% of the white balls and 50% of the black balls are metallic. अब ये इक्वल है, 40% of the white balls, तो अगर white balls हमारी W है और black balls हैं B, तो 40% of the white balls are metallic balls, यानी कि 4/10, 2/5 basically, 2/5 of W, this is metallic balls that are white, and 50% of black balls, that is B/2, black metallic balls, these two are equal. So W by B becomes 5/4. Total number of balls are 450. So 450 is equal to W plus B. और W और B का रेशियो क्या आ रहा है? 5:4. तो 5 यूनिट्स हमारी व्हाइट बॉल्स है, 4 यूनिट्स ब्लैक बॉल्स हैं, टोटल 9 यूनिट्स हमारी हो गई, बॉल्स इक्वल टू 450, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 आ गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ नॉन मेटेलिक बॉल्स इन द बॉक्स, नॉन मेटेलिक बॉल्स इन द बॉक्स क्या होगा? ओके, ठीक है, तो अगर 1 यूनिट हमारा 50 है तो व्हाइट बॉल्स हो जाएंगी हमारी 250, ब्लैक बॉल्स हो जाएंगी 200, एंड आउट ऑफ 250 60% आर नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक व्हाइट बॉल्स आर 60%, 60% इज 3/5 यानी 150 व्हाइट बॉल्स आर नॉन मेटेलिक। सिमिलरली 50% ब्लैक बॉल्स आर नॉन मेटेलिक, सो 100 ब्लैक बॉल्स आर नॉन मेटेलिक, 150 व्हाइट बॉल्स आर नॉन मेटेलिक, तो 150 प्लस 100 250 इज द आंसर। Total non-metallic balls is 250. Clear? Okay. ठीक है, या फिर यहां से भी देख सकते थे व्हाइट बॉल्स हमारी टोटल 5 यूनिट्स है, क्योंकि कैलकुलेशन यहां पे इतना इजी है, अदरवाइज ऐसे ही करना पड़ता, बट क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में 40% ऑफ व्हाइट बॉल्स आर मेटेलिक, तो 60% व्हाइट बॉल्स हमारी नॉन मेटेलिक होंगी, यानी कि 3 यूनिट्स हमारी नॉन मेटेलिक बॉल्स होंगी, व्हाइट होंगी, और सिमिलरली 4 यूनिट्स ब्लैक बॉल्स हैं, जिसमें से कि हाफ 2 यूनिट्स हमारी नॉन मेटेलिक होंगी, 5 यूनिट्स आर नॉन मेटेलिक, टोटल 5 यूनिट्स कितना आ जाएगा? 1 यूनिट है 50, 5 यूनिट्स विल बी 250, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के हिसाब से कई बार चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिकल चॉकलेट पीसेस आर सोल्ड इन बॉक्सेस ऑफ 2 साइजेस एंड साइजेस आर स्मॉल एंड लार्ज। The large box is sold for twice the price of the small box. There are 2 boxes, small and large, and price का रेशियो क्या है? 1:2. स्मॉल बॉक्स का जस्ट डबल प्राइस है लार्ज बॉक्स का, एंड सेलिंग प्राइस पर ग्राम ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स इज 12% लेस देन दैट इन द स्मॉल बॉक्स। सेलिंग प्राइस पर ग्राम ऑफ द चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स इज 12% लेस देन दैट इन द स्मॉल बॉक्स। स्मॉल बॉक्स से 12% लेस है सेलिंग प्राइस पर ग्राम। तो सेलिंग प्राइस का रेशियो तो हमने निकाला है 1:2 है, बट सेलिंग प्राइस पर ग्राम में क्या दिया है? लार्ज बॉक्स में सेलिंग प्राइस पर ग्राम इज 12% लेस, 12% इज 3/25। सो इफ 25 रुपीज पर ग्राम लेट अस से इज सेलिंग प्राइस फॉर स्मॉल बॉक्स, तो लार्ज बॉक्स में होगा 3 रुपीज लेस होगा, यानी कि 22 रुपीज पर ग्राम होगा। Isn't it so? 25 रुपीज पर ग्राम अगर स्मॉल बॉक्स में है, 22 रुपीज पर ग्राम होगा लार्ज बॉक्स में। ओके, फिर क्वेश्चन कह रहा है परसेंटेज बाय विच वेट ऑफ द चॉकलेट्स इन द लार्ज बॉक्स एक्सीड्स दैट इन द स्मॉल बॉक्स। यानी कि दोनों के वेट का हमें पहले वैल्यू चाहिए होगा, उसके बाद में तो परसेंटेज का डिफरेंस निकालेंगे या परसेंटेज निकालेंगे। ओके, सो क्या मेथड होना चाहिए? व्हाट शुड बी द मेथड? पहले थोड़ा कन्वेंशनली कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्मार्ट अप्रोच समझेंगे। ओके, प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस पर ग्राम गिवन है, तो प्राइस में से सेलिंग प्राइस पर ग्राम को डिवाइड कर दोगे दोनों केसेस में,
तो हमें वेट आ जाएगा, वेट मिल जाएगा, वेट का वैल्यू मिल जाएगा। तो फर्स्ट केस में वेट आता है 1/25, सेकंड में आता है 2/22 विच इज 1/11। ओके क्लियर है, 1/25 सेकंड में आ रहा है 1/11। अब एक काम कर सकते हो, वेट को इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, और उसके लिए क्या करोगे, दोनों वेट्स के लिए रेशियो ही तो है, मल्टीप्लाई बाई 25 × 11, और जैसे ही 25 × 11 से मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी वेट की 11 स्मॉल बॉक्स में, और सेकंड केस में आ जाएगा 25। तो 11:25 दैट इज द रेशियो ऑफ वेट। और क्वेश्चन पूछता है परसेंटेज बाय विच वेट ऑफ द चॉकलेट्स इन द लार्ज बॉक्स एक्सीड दैट इन द स्मॉल बॉक्स। तो लार्ज बॉक्स में 25 है, स्मॉल बॉक्स में 11 है, कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है, 14 ज्यादा है, और बेस वैल्यू क्या है हमारा, स्मॉल बॉक्स इज द बेस वैल्यू, तो 11 से 14 ज्यादा है, तो 14/11 इज द परसेंटेज, 14/11 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। सो क्या वैल्यू आ जाएगा, दिस विल बी 14/11 इज बेसिकली, दिस इज 11/11 प्लस 3/11, 11/11 यानी कि 100%, तो 100% प्लस 3/11 विल बी 27.27%, तो 127.27% विल बी द आंसर, ऑप्शन ए। 127.27% will be the answer, that is option A. Clear? ठीक है, ओके अच्छा ऐसे भी सोच सकते थे, हालांकि दोनों बातें एक ही हैं, बट इस तरह से भी सोच सकते हैं स्मॉल और लार्ज का प्राइस का जो रेशियो है दैट इज 1:2। प्राइस पर ग्राम का रेशियो इज 25:22। तो प्राइस को कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो, तो एज्यूम कर लेते हैं प्राइस हमारा 1 यूनिट की वैल्यू प्राइस में एज्यूम कर लेते हैं 25 × 22। ओके तो 1:2 का रेशियो है हमारा, तो प्राइस ऑफ स्मॉल बॉक्स कम्स आउट टू बी 25 × 22 यानी 550, और लार्ज का वैल्यू आ जाएगा 550 × 2, ठीक है। ये प्राइस की वैल्यू हमने मान लिया, रेशियो अभी भी क्या आएगा 1:2 ही आएगा, और प्राइस पर ग्राम गिवन है, तो प्राइस में से प्राइस पर ग्राम को डिवाइड कर दोगे, वेट आ जाएगा 550/25, वेट आ जाएगा हमारा प्राइस डिवाइडेड बाई प्राइस पर ग्राम या प्राइस पर यूनिट वेट, तो 550/25 विल कम आउट टू बी इक्वल टू 22, और 552 डिवाइड बाई 22 विल बी 25 × 2 50, ठीक है। कितना डिफरेंस है, 28 का डिफरेंस है, तो 28/22 विच इज 14/11। बाकी कहानी तो वही है, ऑप्शन ए इज द आंसर। बट ऐसे भी सोच सकते हो, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, फ्रैक्शंस में डील नहीं करना पड़ेगा, हालांकि वहां भी फ्रैक्शन में हमने डील ज्यादा नहीं किया, फ्रैक्शन आते ही उसके बाद में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हमेशा कोशिश यह करना है कि हम जो भी अपनी कैलकुलेशन करें वो इंटीजर्स में ही करें एज फार एज पॉसिबल, जहां पे नहीं पॉसिबल है वहां पे बात अलग है, ठीक है। और मुश्किल बनाने के लिए हम ये भी कर सकते थे कि 1/25 1/11 में डील करते, सॉल्व उससे भी हो जाता, बट थोड़ा सा अपने लिए कैलकुलेशन मुश्किल हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज इन्वेस्टेड ₹10,000 इन अ फंड, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही इनकर्ड अ लॉस बट हिज बैलेंस वाज मोर देन ₹5,000। तो इन्वेस्ट किया है राज ने ₹10,000 इन अ फंड, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही इनकर्ड अ लॉस but his balance was still more than ₹5,000. This balance when invested for another year grew and the percentage of growth in the second year was 5 times the percentage of loss in the first year. तो अगर first year का जो loss है that is X%, तो second year का जो growth है that will be 5X%. If the gain of Raj from the initial investment over the 2-year period is 35%, 35% है अगर gain of Raj from initial investment over the 2 years पीरियड, देन परसेंटेज ऑफ लॉस क्या होगा, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। नेट चेंज आ रहा है 35% का, इक्वेशन बन जाएगा। फर्स्ट ईयर में लॉस हो रहा है X% का, सेकंड ईयर में चेंज हो रहा है, गेन हो रहा है 5x का, तो -x प्लस 5x प्लस -x इंटू 5x यानी कि -5x² डिवाइड बाई 100, दिस इज इक्वल टू 35, दिस इज इक्वल टू 35, दिस इज द इक्वेशन। तो बन गया इक्वेशन हमारा 4x -5x² बाई 100 इज इक्वल टू 35। अब देखो 35 जो वैल्यू है दिस इज इंटीजर, इंटीजर है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक टर्म दिख रहा है 5x² बाई 100, और x² क्या है, x का परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर x में, ठीक है। तो अगर हमें x² बाई 100 इंटीजर में आना है, इंटीजर में आना है, तो इन दैट केस x मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 10, x पक्के से 10 का मल्टीपल होना चाहिए। ये भी कह सकते हो x² बाई 20 कर दो, क्योंकि 5 तो तुम्हारा कट जाएगा, बट x² बाई 20 भी करोगे तब भी तो x एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर उसमें 5 का मल्टीपल आएगा तो 25 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि पावर्स इवन होगा, तो x मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 10। क्या ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है, क्या ये बात समझ पा रहे हो, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है तुम ये बात समझो, क्योंकि अगर तुमने ये बात समझ ली
तो फिर क्लियर है ऑप्शन बी आंसर नहीं, ऑप्शन सी आंसर नहीं है. एडिशनली राज इनकर्ड लॉस इन द फर्स्ट ईयर, बट लॉस होने के बाद भी द बैलेंस वॉज मोर देन ₹5,000. तो अगर बैलेंस हमारा 5,000 से ज्यादा था, 10,000 से ही स्टार्टेड, इन्वेस्ट किया एंड बैलेंस वॉज ग्रेटर देन 5,000, तो डाउनफॉल एक्स मस्ट बी लेस देन 50%. क्योंकि अगर एक्स 50% से ज्यादा होता तो नेट बैलेंस वुड हैव बीन लेस देन 5,000. तो एक्स शुड बी लेस देन 50%, और अगर एक्स 50% से छोटा है तो ऑप्शन ए भी आंसर नहीं है. तो ऑप्शन डी इज द ओनली पॉसिबल आंसर. तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया. अगर तुमने ये बात यहीं पे समझ ली, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया. 10 विल बी द आंसर. इज दैट क्लियर? ठीक है, 10% विल बी द लॉस इन द फर्स्ट ईयर. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? अदरवाइज क्या करोगे, फिर सॉल्व करोगे उसके बाद में भी. तो 4x 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे पूरी इक्वेशन को, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 100, और इक्वेशन फिर बनेगा हमारा 400x माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 35 इंटू 100. अच्छा, 5 से डिवाइड भी कर दो, या फिर 20 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, वो भी कर सकते थे, एक ही स्टेप में हो जाता. 5 से डिवाइड कर दोगे 80x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 700. सो x कॉमन आ गया, x इंटू 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 700. ये क्वेश्चन बन गया हमारा, x इंटू 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 700. अब चाहो तो यहां पे ऑप्शंस अटेम्प्ट कर लो. ठीक है, तो अगर हमने x इक्वल टू 10 पुट किया तो 10 इंटू 70 कम्स आउट टू बी 700. बट यस, x इक्वल टू 70 पुट करोगे तब भी सेटिस्फाई कर जाएगा. 70 टू 10 इज ऑल्सो 700. तो x कैन बी इक्वल टू 10 और 70. बट क्योंकि क्वेश्चन इनिशियली हमसे कह रहा है कि बैलेंस वाज मोर देन ₹5,000, दैट इज वाई 70 विल नॉट बी द आंसर. और 70 को पहले ऑप्शन में रखा इसलिए गया है क्योंकि अगर तुम ऑप्शन से ट्राई करो और ध्यान ना दो पहली लाइन का जो सेकंड हाफ है, तो 70 को मार्क कर दोगे और तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत. बिकॉज अल्टीमेटली आंसर इज ऑप्शन डी, जो सबसे आखिरी में है. ठीक है, क्लियर है? समझ पा रहे हो कहां पे फंसाने की एग्जामिनर कोशिश करता है, कहां गलती हो सकती है? ओके, सो ऑप्शन डी इज द आंसर इन दिस केस. बाकी ऑप्शन से भी जा सकते थे, अगर ऑप्शन से जाना होता तो फिर हम ऐसे अप्रोच करते हैं, क्योंकि ऑप्शन से बिल्कुल जा सकते हैं क्वेश्चन में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. ऑप्शन से जाना है तो सबसे पहली चीज, पहली लाइन हमने पढ़ी, राज इन्वेस्टेड ₹10,000 इन अ फंड, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही इनकर्ड अ लॉस हुआ है बट इज बैलेंस वाज मोर देन ₹5,000. तो पहली लाइन से हमें समझ में आ गया दैट लॉस परसेंटेज अगर x% है तो x इज लेस देन 50%. ये बात फर्स्ट लाइन से ही समझ में आ गई. और जैसे ही ये बात समझ में आ गया तो हमें श्योर हो गया कि फिर ऑप्शन ए तो आंसर नहीं है. ठीक है, ऑप्शन ए तो आंसर नहीं है, डेफिनेटली आंसर नहीं है. 70 आंसर नहीं है, तो फिर 15, 5 और 10 बचे हैं, इनको ट्राई करना है. फिर गिवन है दिस बैलेंस व्हेन इन्वेस्टेड फॉर सेकंड ईयर अनदर ईयर grew at the percentage of growth in the second year was 5 times the percentage of loss in the first year. और नेट में हमारा क्या आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है, नेट में आ रहा है ग्रोथ. ओके, तो अगर फर्स्ट ईयर में कोई भी एक ऑप्शन ट्राई कर लोगे, मान लो 15% को ट्राई किया तुमने, फर्स्ट ईयर में 15% का लॉस हुआ है, फिर 75% का गेन हुआ है, तो नेट चेंज क्या आएगा, दैट विल बी -15 प्लस 75 -15 इंटू 75 बाई 100. बट जैसे ही तुम्हारा 15 इंटू 75 बाई 100 आएगा तो हमें पता है कि नेट चेंज आया 35%, विच इज इंटीजर वैल्यू, और यहां से इंटीजर मिलने ही नहीं वाला है. दिस विल नॉट बी एन इंटीजर वैल्यू, और जब इंटीजर नहीं होगा तो आंसर नहीं होगा. सेम लॉजिक फॉर 5%, तो सिर्फ और सिर्फ 10% एक केस है हमारा जहां पे कि हमें आंसर मिलेगा, जहां पे कि इंटीजर वैल्यू मिलेगा. छोटी छोटी बातों को याद रखो तो एग्जाम में अपना कैलकुलेशन को कम करोगे. अदरवाइज अननेसेसरीली कैलकुलेट करोगे, वो कैलकुलेशन करोगे जिसको कि करने की कोई जरूरत है ही नहीं. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, छोटी छोटी बातें मैं तुम्हें इसलिए बार बार समझा रहा हूं, सो दैट अल्टीमेटली इन क्वेश्चंस को करने का एक पर्पस है ना, सिर्फ सॉल्यूशन थोड़ी बताना है तुमको. सॉल्यूशन तो बुक में ही मिल जाएंगे. अगर तुम्हें बाकी जो निटी-ग्रिटीज है, जो नहीं समझ में आई, या जहां पे अटक रहे हो, जहां पे गलतियां करते हो, वो नहीं सीखोगे तो फिर मॉक्स में भी गलतियां करोगे, एक्चुअल एग्जाम में भी गलतियां करोगे. ठीक है, तो इन बातों को अब से ही सुधारना शुरू कर देना है. जहां जहां पे भी जो गलतियां तुम कर रहे होगे, जो चीजें मैंने तुम्हें पॉइंट आउट की हैं, जिनमें से तुम्हारी जो गलतियां हैं उनको नोट डाउन करो अपने एंड पे, डेफिनेटली नोट डाउन करो. और जब तुम मॉक भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो मॉक में भी हमेशा देखो कि तुमसे कौन सी गलतियां हैं जो बार बार होती हैं. जो गलतियां तुमसे बार बार होती है उनको एक सेपरेट कॉपी में बना के लिखो कि ये गलती तुमसे बार बार होता है, तो तुम्हें अगली बार जब वो चीज तुमसे टकराती है तो ध्यान दो कि कॉशियस रहो उसके लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ टूर्नामेंट अ टीम हैज प्लेड 40 मैचेस सो फार एंड वॉन 30% ऑफ देम. 40 मैचेस प्ले किए और 30% जीत गई. तो प्लेड मैचेस आर 40, मैचेस वॉन आर 30%, 40 का 30% विल बी 12. तो मैचेस लॉस्ट आर 28. फाइन. If they win 60% of the remaining matches, their overall win percentage will be 50%. 60%, which is 3/5. So 3/5 of the remaining matches, then net में overall win percentage will be 50%. यानी कि half the matches they would have won.
हाफ ऑफ टोटल मैचेस, ठीक है, हाफ ऑफ टोटल मैचेस। तो 60% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, तो रिमेनिंग मैचेस हम एज्यूम कर सकते हैं 5x मान सकते हैं, 10x मान सकते हैं, बेटर क्या होगा 10x मान लेते हैं। तो अगर 10x मैचेस और खेलती है टीम, 10x मैचेस और खेलती है टीम, तो 60% अगर मैचेस वो जीत जाती है, विच इज 6x, इन दैट केस दे हैव वॉन 50% ऑफ द टोटल मैचेस। टोटल मैचेस कितना है 40 प्लस 10x, इन हाफ द मैचेस दे हैव वॉन, तो 40 प्लस 10x बाई 2, दिस इज इक्वल टू 12 प्लस 6x, या बेसिकली 20 प्लस 5x इज इक्वल टू 12 प्लस 6x, तो x विल बी इक्वल टू 8, x आ गया 8, यानी कि टोटल मैचेस जो कि इसके बाद खेलने बाकी हैं दैट इज 80 मैचेस आर येट टू बी प्लेड। देन क्वेश्चन इज आस्किंग सपोज दे विन 90% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, तो रिमेनिंग मैचेस कितने हैं 80 का 90% कितना होगा 9/10, 80 इंटू 9/10 दैट विल बी 72 मैचेस। 72 मैचेस अगर वो जीत जाते हैं, देन टोटल नंबर ऑफ मैचेस वॉन बाय द टीम इन द टूर्नामेंट 12 दे हैव ऑलरेडी वॉन एंड 72 दे एडिशनली वॉन, 12 प्लस 72 इज 84, ऑप्शन बी विल बी द आंसर, 84 will be the answer. Easy question. Okay? ठीक है। और जब भी क्वेश्चन इफ से स्टार्ट हो, जहां भी स्टेटमेंट इफ से स्टार्ट हो, इफ यानी कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ये होता तो वो होता, वो होता तो वो होता, बट दैट हैज नॉट एक्चुअली हैपेंड। एक्चुअली वैसा नहीं हुआ है। इफ दे विन 60% ऑफ रिमेनिंग मैचेस, देन देयर विन परसेंटेज विल बी 50%, बट दे हैव नॉट एक्चुअली वॉन 60% ऑफ रिमेनिंग मैचेस, दैट इज नॉट द फैक्ट, दैट इज एन अजम्पशन, ठीक है। दैट इज वाई फिर कहा है क्वेश्चन सपोज दे विन 90% ऑफ रिमेनिंग मैचेस, तो अगर ऐसा करेगा तब क्या होगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार लास्ट में जो पूछ लेता है इंफॉर्मेशन, तो हमेशा ध्यान रखना अगर इफ से स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ है बीच में कहीं पे, तो वो एक्चुअल फैक्ट नहीं है। हमारा एक्चुअल फैक्ट वही है जो इफ से स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन सिटी इंक्रीज्ड बाय 25% फ्रॉम 1970 to 1980. Total population increased by 25%. During the same period, male population increased by 40%, while the female population increased by 20%. तो मेल पॉपुलेशन इंक्रीज किया 40% से और फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज किया 20% से, बट नेट चेंज इज 25%, यानी कि एवरेज चेंज दिया हुआ है मेल और फीमेल का, एलिगेशन अप्लाई कर देते हैं स्ट्रेट अवे, ठीक है। तो मेल पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन में चेंज आया है 40% का और इंक्रीज आया है, ये भी ध्यान देना है, हमेशा साइन का ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है किसी केस में कहीं पे डिक्रीज दे दिया हो, तो एवरेज निकालते समय उस चीज का कोशिश रहना है। फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज किया है 20% से और ओवरऑल पॉपुलेशन इंक्रीज किया 25% से, एवरेज इज 25%। 40 minus 25 is 15, 25 minus 20 is 5, तो 5:15 यानी कि रेशियो आ गया हमारा पॉपुलेशन का 1:3। और ये किस चीज का रेशियो है, देखो परसेंटेज हमेशा किसका होगा, बेस वैल्यू का परसेंटेज होता है। बेस वैल्यू इज पॉपुलेशन ऑफ 1970, बेस वैल्यू इज पॉपुलेशन ऑफ 1970, यानी कि ये जो हमारा रेशियो आया है 1:3 मेल और फीमेल पॉपुलेशन का, दिस इज फॉर 1970 का पॉपुलेशन, ठीक है, 1970 पॉपुलेशन का। तो इन 1970 रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन 1:3, तो एज्यूम कर लेते हैं पॉपुलेशन हमारा 100 and 300 फॉर 1970, मेल पॉपुलेशन इज 100 एंड फीमेल पॉपुलेशन इज 300। देन इंक्रीमेंट हुआ है हमारा 40% का मेल पॉपुलेशन में, तो पॉपुलेशन बिकम्स 140 इन 1980 एंड 20% का इंक्रीमेंट हुआ है हमारा फीमेल पॉपुलेशन में, तो 300 प्लस 60 विल बी 360। Then from 1980 to 1990 female population increased by 25%, 25% यानी 1/4, तो 90 का इंक्रीमेंट होगा, 450 will be female population in 1990 and in 1990 female population is twice the male population, यानी कि male population will be just half of 450, that will be 225. Question is asking percentage increase in the total of male and female population from 1970 to 1990. तो 1970 में total population was 400, 1990 में टोटल पॉपुलेशन 450 प्लस 225 675, तो इंक्रीमेंट इज ऑफ 275, 275 का इंक्रीमेंट हुआ है, सारे ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं, ठीक है, 275 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो बस परसेंटेज वैल्यू निकालना है, 275 बाई 400 इंटू 100, 2 0 से 2 0 गया, दिस विल बी 275 बाई 4, ठीक है। सो ऐसे सोच सकते हो 280 के केस में 70% आता है, 280 से 5 कम है, 280 से 5 कम है, दिस इज 280 by 4 minus 5 by 4, 280 by 4 is 70, 70 minus 1.25, तो आंसर विल बी 68.75। कभी भी कैलकुलेशन में गलती नहीं होगी अगर इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो,
ठीक है, अदरवाइज 4 का जो नियरेस्ट मल्टीपल है 272 तक पहुंच गए, 272 तक पहुंच गए, तो 275 इज ऑल्सो 272 प्लस 3, यानी कि 68 प्लस 3/4, 68.75. ओके, कीप द कैलकुलेशन ऑलवेज सिंपल एज मच एज पॉसिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज और समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में कि लेट अस से, हालांकि करेंगे इसी अप्रोच से, एलिगेशन से ही करेंगे, बट स्टिल एक बार एक अप्रोच और देख लेते हैं कि मेल पॉपुलेशन m है, फीमेल पॉपुलेशन f है. ओके, और मेल पॉपुलेशन इंक्रीमेंट किया है 40% से, इंक्रीज किया है फ्रॉम 1970 टू 1980. 1980 में मेल पॉपुलेशन वैल्यू 1.4 m, फीमेल पॉपुलेशन 20% से इंक्रीज किया है तो 1.2 f, और टोटल पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट क्या है, टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा मेल प्लस फीमेल, टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज आया है 25% का, यानी कि टोटल पॉपुलेशन हमारा हो जाएगा 1.25 टाइम्स m प्लस f. दीज टू शुड बी इक्वल, ये इक्वेशन तो होना चाहिए हमारा. और अब कंक्लूड करते हैं इसको, तो 1.4 m प्लस 1.2 f is 1.25 m plus 1.25 f. So 1.4 minus 1.25, 0.15 m is equal to 0.05 f. डेसिमल के बाद में 2 पॉइंट्स हैं, डेसिमल हटा दो, 5 से काटोगे यहां बचेगा 3, तो 3m is equal to f, तो m by f is equal to 1/3. ठीक है, m by f is equal, ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, बात एक ही है दोनों तरीकों में, बट ये भी समझ में आना चाहिए. कभी कभी किसी को एलिगेशन नहीं क्लिक करता है तो ये ऐसे कर लोगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 28% ऑफ द मेंबर्स आर यंग व्हाइल द रेस्ट आर ओल्ड. तो यंग पीपल है 28%, ओल्ड होंगे 72%. 28% आर यंग, 72% होंगे ओल्ड. 65% ऑफ द मेंबर्स आर लिटरेट्स. टोटल का 65% आर इलिटरेट्स. ठीक है, टोटल का में से यंग और ओल्ड है हमारे 28 एंड 72%, या फिर इसी टोटल को ऐसे भी कह सकते हो कि लिटरेट्स आर 65%, तो इलिटरेट्स हो जाएंगे हमारे रिमेनिंग, दैट इज 35%. ओके, 25% ऑफ लिटरेट्स आर यंग. तो आउट ऑफ टोटल लिटरेट्स 25% यानी कि 1/4 आर यंग. यंग लिटरेट्स कितने हो जाएंगे, 25% और 65%, तो 65 का 1/4 क्या होगा, 15 प्लस 5/4, 16.25. दीज आर यंग लिटरेट्स. तो ओल्ड लिटरेट्स कितने होंगे अगर निकाल ले हो. सिमिलरली इलिटरेट्स में से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द लिटरेट्स. परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट्स कितना होगा. तो इलिटरेट्स के टोटल में से ओल्ड पीपल कितने हैं, दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट. तो ओल्ड लिटरेट्स कितने हैं वो निकाल लेते हैं, उसको 72 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगा. तो ओल्ड लिटरेट्स विल बी इक्वल टू 65 माइनस 16.25 या 75%. तो 65 माइनस 15 इज 50 माइनस 1.25, तो 48.75 इज ओल्ड लिटरेट्स. तो ओल्ड इलिटरेट्स विल बी इक्वल टू 72 माइनस 48.75, क्या वैल्यू आ जाएगा, 72 माइनस 48 इज 24, 24 में से भी 0.75 सब्ट्रैक्ट करना है, 23.25%. दिस इज द वैल्यू. और टोटल इलिटरेट्स है 35%, तो कितना परसेंटेज होगा, 23.25 डिवाइड बाई 35 मल्टीप्लाई बाई 100, तो डेसिमल चला जाएगा. अब 5 से सिंप्लीफाई कर लो, 7 बचेगा नीचे, ऊपर बचेगा 465, 465 बाई 7, तो 7 6 42, फिर बचा 45, तो 7 6 42 अगेन 66 एंड 3/7%. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा. ओके, 1 सेकेंड, क्या है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. In May, John bought the same amount of rice and same amount of wheat as he had bought in April, but spent rupees 150 more due to price increase of rice and wheat by 20% and 12% respectively. If John had spent rupees 450 on rice in April, then how much did he spend on wheat in May? 2 महीनों की कहानी है, अप्रैल एंड मे, और साथ में 2 ग्रेन्स भी है, व्हीट एंड राइस.
Now what information is given? It is given that John spent rupees 150 more in total due to price increase in wheat and rice. And wheat और राइस का प्राइस इंक्रीज कितना हुआ? 20% और 12% से इंक्रीज हुआ है. 20% यानी कि 1/5 का इंक्रीमेंट है, 12% यानी कि 3/25 का इंक्रीमेंट है. जॉन हैड स्पेंट रुपीज 450 ऑन राइस इन अप्रैल. तो राइस में स्पेंड किया है 450 इन अप्रैल मंथ. और राइस में प्राइस इंक्रीज हुआ है 20% का, 20% का प्राइस इंक्रीज हुआ है. ठीक है, सो 20% ऑफ राइस का प्राइस, क्योंकि अमाउंट तो सेम ही परचेज किया है, अमाउंट अगर सेम परचेज किया है तो जो इंक्रीज हुआ है प्राइस में उतना ही क्वांटिटी में, उतना ही टोटल अमाउंट में भी इंक्रीज हुआ होगा. 450 में 20% इंक्रीज कर दो यानी प्लस 90. तो 540 इज द न्यू अमाउंट दैट ही स्पेंट इन मे. बट टोटल इंक्रीज कितना हुआ है? टोटल इंक्रीज इन प्राइस कितना, एक्सपेंडिचर में इंक्रीज कितना हुआ? 150 का, 90 का एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुआ है ड्यू टू राइस, और टोटल इंक्रीज हुआ है 150 रुपीज का. So out of 150, 90 is for because of rice. So 60 must have been because of wheat. Okay, तो 60 रुपीज का इंक्रीज हमें पता चल गया ड्यू टू wheat. और 60 रुपीज मस्ट बी 20% ऑफ द इंक्रीज, बिकॉज प्राइस में जो इंक्रीज हुआ है उसी की वजह से इंक्रीज हुआ है. तो 60 रुपीज 20%, 20% ऑफ अप्रैल में जो भी एक्सपेंडिचर था wheat में. तो 20% इज 1/5. तो अप्रैल का एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा? 300 रहा होगा. मे में हो जाएगा. एक सेकंड, क्या किया है? 90 हमारा आ गया, 450. ओहो, गड़बड़ किया है. राइस में 20% है, ठीक तो लिखा हुआ है, राइस और व्हीट 20% 12%. एक सेकंड, राइस में 20% है, व्हीट में 12% है ड्यू टू प्राइस इंक्रीज. ठीक है, तो व्हीट में 12% ही आया है. ओके, ये गड़बड़ कर दिया ना यहाँ पे. व्हीट में 12% का इंक्रीज आया है, तो 3/25 का इंक्रीज आया है. सो दिस वैल्यू इज 12%. 12% ऑफ व्हीट का एक्सपेंडिचर इज 60 रुपीज, यानी कि 1% इज 5 रुपीज. तो इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा? 500 रुपीज. चलो अच्छी बात यह है एग्जामिनर ने यहाँ पे जो ऑप्शन दिए थे वो ऐसे नहीं दिए थे कि गलत ऑप्शन मार्क हो जाए. 500 + 60 विल बी 560 रुपीज. सो आंसर विल बी ऑप्शन बी. क्या ये क्लियर है? ठीक है, 20% 12%. कंफ्यूजन हो गया था. ओके, और यही कंफ्यूजन देखो एग्जाम में कई बार हो जाता है. एग्जाम प्रेशर में जब हम जल्दीबाजी कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसी ही गलतियां होती हैं. तो एक बार डबल वेरिफिकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, या एक बार चीज़ों को कॉशियसली ध्यान से देखने में कोई दिक्कत नहीं है. हमेशा कॉशियस रहना चाहिए इन सब चीज़ों पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. In the final examination, Bishnu scored 52% and Asha scored 64%. The marks obtained by Bishnu is 23 less and that by Asha is 34 more than the marks obtained by Ramesh. The marks obtained by Geeta, who scored 84%, क्या वैल्यू रहा होगा? तो Bishnu scored 52%, Asha scored 64%, and marks obtained by Bishnu is 23 less and that by Asha is 34 more than the marks obtained by Ramesh. तो रमेश के मार्क्स कहीं बीच में है, and marks of Ramesh are 23 more than Bishnu, क्योंकि विष्णु के मार्क्स 23 लेस हैं तो रमेश के मार्क्स आर 23 मोर, और आशा के मार्क्स आर एडिशनली 34 मोर देन रमेश. गैप कितना है बीच में? गैप इज ऑफ 12%. 64% माइनस 52%, 12% का गैप है. 12% इज इक्वल टू 34 प्लस 23. तो 12% ऑफ टोटल मार्क्स, दिस इज इक्वल टू 34 प्लस 23, दैट इज 57. 12% इज 57. और गीता के मार्क्स है कितने? 84%. अब यहां से तुम 1%, 1% की वैल्यू निकाल सकते हो और फिर तुम 84% की वैल्यू निकालो या डायरेक्टली निकाल लो. 12% इज 57, 84% कितना है? 12% मल्टीप्लाइड बाय 7, यानी कि 57 इंटू 7. So 350 plus 49, 399 will be the answer. Option A is the answer. Okay. by 12% का डिफरेंस था, एंड 12% इज इक्वल 34 प्लस 23 57, तो 84% 7 टाइम्स होगा. 310 विल बी द आंसर. क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, सो इतना ही क्वेश्चंस हैं इन दिस सेशन. अभी आधे ही क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए हैं परसेंटेज के. हाफ द क्वेश्चंस आर स्टिल रिमेनिंग.
2019, 18 और 17 वाले क्वेश्चंस स्टिल रिमेनिंग है, उनको नेक्स्ट सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। आई बिलीव जो भी क्वेश्चन मैंने इस क्वेश्चन में अटेम्प्ट किए हैं, एड्रेस किए हैं, सॉल्व किए हैं, वो तुम्हें समझ में आएंगे। और कहीं भी कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट। अगर सेशन पसंद आया तो अपना फीडबैक भी कमेंट्स में जरूर देना। ऑल्सो इफ यू लाइक द सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।